हेलो स्टूडेंट्स, एनसीईआरटी फिजिक्स क्लास 11th में आप सभी का स्वागत है। अध्याय 4 यानी समतल में गति में आगे बढ़ते हुए हम लोग प्रश्न क्रमांक 3 करेंगे, जिसका टॉपिक है सदिश योग का त्रिभुज नियम। और इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आपके सामने लिखा हुआ है, सदिश योग के त्रिभुज नियम को समझाइए। तो ये भी कई बार पूछा गया है परीक्षा में, और इसका मतलब क्या है ये भी हम लोग समझेंगे, और इसको याद कैसे करना है वो भी समझेंगे, और इसकी नोट्स कैसे बनाना है वो भी समझेंगे। तो बस आपको यहाँ पे इसके नोट्स जो है इसी के अकॉर्डिंग आपको याद कर लेना है, और वो याद कैसे करना है मैं आपको बताऊँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे हमारे पास कोई दो सदिश हैं, ये जो सदिश योग का त्रिभुज नियम है ये जो कहता है उसको हम ध्यान से सुनेंगे। पहले तो जैसे कोई दो सदिश हैं, जैसे पहला सदिश है इस तरीके से, और इसका जो परिमाण है मान लेते हैं ए वेक्टर है। ये क्या है? दिशा, और ये क्या है? परिमाण। फिर से समझ लीजिए, ये क्या है? दिशा, और ये क्या है? परिमाण। इसको बोलते हैं परिमाण। मैं थोड़ा सा यहाँ पे लिख देता हूँ। तो एक ये सदिश है। अब इसके बाद बात करते हैं, एक और हमारे पास सदिश है, मान के चलिए, जो कुछ इस तरीके से है, और इसका परिमाण हम मान लेते हैं बी वेक्टर, और इसकी दिशा है ये। तो यहाँ पे कितने सदिश हैं क्या आप बता पाएंगे? तो आपका आंसर होगा दो सदिश हैं। पहले वाले सदिश का परिमाण कितना है? ए वेक्टर। दूसरे वाले सदिश का परिमाण कितना है? बी वेक्टर। इतना तो आपको पता है। तो जो ए वेक्टर है और बी वेक्टर है, दोनों त्रिभुज की दो भुजाएं दर्शा रहे हैं कि नहीं? अगर मैं इसको यहाँ से भी बंद कर दूं तो ये एक त्रिभुज बनेगा कि नहीं बनेगा, पहले ये बताइए। तो बिल्कुल बनेगा, क्योंकि ये एक भुजा है त्रिभुज की, एक भुजा है, और यहाँ पे मिला देंगे तो तीसरी भुजा बन जाएगी। तो कुछ इस तरीके से त्रिभुज बनेगा यहाँ पे, जैसे यहाँ पे ये बनाया गया है। तो अगर मैं इसको भी मिला दूं तो पहले तो ये देखिए, ये जो ए वेक्टर है और बी वेक्टर है, ये त्रिभुज की दो भुजाओं को जो क्रमशः है, एक के बाद एक होना, यानी क्रमशः होना। तो अगर मैं यहाँ पे देखूं तो ये जो ए वेक्टर है और जो बी वेक्टर है, ये त्रिभुज की दो भुजाओं को मिला रहा है, और एक के बाद एक है। तो अगर इस तरीके की कोई कंडीशन बने कि कोई पॉइंट है, कोई बिंदु है जिस पर एक फोर्स इस तरीके से लगे, या कोई भी एक वेक्टर इस डायरेक्शन में हो और दूसरा डायरेक्शन ऊपर की ओर हो, तो वो वस्तु कहाँ जाएगी, उसकी जो दिशा होगी वो क्या होगी, उसकी परिणामी दिशा होगी वो क्या होगी, वो इस यहाँ पे त्रिभुज नियम बताता है। तो जब दो सदिश ए वेक्टर और बी वेक्टर, ध्यान रखना है, जब दो सदिश दिशा व परिमाण में, दिशा व परिमाण में, दिशा व परिमाण में, फिर से देखिए, जब दो सदिश दिशा और परिमाण में त्रिभुज की दो भुजाओं को प्रदर्शित करें, ये देखिए त्रिभुज की दो भुजाएं हैं ना, तो उनका परिणामी सदिश, दोनों का परिणामी सदिश त्रिभुज की तीसरी भुजा द्वारा, यानी कि ये वाली भुजा जो है, तीसरी भुजा द्वारा विपरीत क्रम में, विपरीत क्रम क्या होगा? इसकी डायरेक्शन ये है, इसी के साथ में अगर ऐसे चलेंगे तो इसकी डायरेक्शन ये है, तो ऐसे चलते रहने से इसकी डायरेक्शन ये होना चाहिए इसी में। लेकिन त्रिभुज की तीसरी भुजा ये है, इसके द्वारा विपरीत क्रम में प्रदर्शित होता है, यानी इसकी डायरेक्शन बनेगी ये वाली। ये विपरीत इसलिए है क्योंकि जब ऐसे चल रहे हैं तो ऐसे ही आने चाहिए, यानी अगर ये तीर का चिन्ह इस डायरेक्शन में है, ये ऐसे में है, तो ये ऐसे में होना चाहिए इस तरीके से। लेकिन ये तो उल्टा बना हुआ है, तो इसे बोलते हैं विपरीत। तो अब याद कैसे करोगे? देखिए, जब दो सदिश, ये ए वेक्टर और बी वेक्टर, जब दो सदिश दिशा में और परिमाण में, दिशा और परिमाण में त्रिभुज की दो भुजाओं को प्रदर्शित करें, तो उनका परिणामी सदिश त्रिभुज की तीसरी भुजा द्वारा विपरीत क्रम में प्रदर्शित होता है। तो इस तरीके से याद हो जाएगा, जब दो सदिश ए वेक्टर और बी वेक्टर, जब दो सदिश दिशा व परिमाण में, दिशा व परिमाण में, दिशा व परिमाण में, जब दो सदिश दिशा व परिमाण में त्रिभुज की दो भुजाओं, एक पहली भुजा एक दूसरी भुजा, तो त्रिभुज की दो भुजाओं दिशा व परिमाण में त्रिभुज की दो भुजाओं को प्रदर्शित करें, तो उनका जो परिणामी सदिश होगा वो विपरीत क्रम द्वारा प्रदर्शित होगा। परिणामी सदिश को मान लेते हैं आर, रिजल्टेंट कहलाता है इंग्लिश में, तो आर वेक्टर। तो फिर से देखिए, जब दो सदिश, पहला ये और दूसरा, और याद कैसे करना है? दिशा व परिमाण में,
जब दो सदिश दिशा व परिमाण में त्रिभुज की दो भुजाओं को प्रदर्शित करें तो उनका परिणामी सदिश त्रिभुज की तीसरी भुजा द्वारा प्रदर्शित होगा। यही आपको यहाँ पे लिखना है। जब दो सदिश दिशा व परिमाण में त्रिभुज की दो भुजाओं को प्रदर्शित करें, दो संलग्न, संलग्न का मतलब एक से जुड़ी हुई, आपस में तो ये जुड़ी हुई हैं, तो त्रिभुज की दो संलग्न भुजाओं को प्रदर्शित करें तो उनका परिणामी सदिश त्रिभुज की तीसरी भुजा द्वारा विपरीत क्रम में प्रदर्शित होता है। यही त्रिभुज नियम है। तो यहाँ पे आपको याद हो गया होगा, जब दो सदिश, सबसे पहले क्या बोलना है, जब दो सदिश, ये देखिए ये है दो सदिश, जब दो सदिश दिशा व परिमाण में, दिशा व परिमाण में, तो जब दो सदिश दिशा व परिमाण में त्रिभुज की दो भुजाओं, त्रिभुज की दो संलग्न भुजाओं को प्रदर्शित करते हैं, किसको प्रदर्शित करते हैं, त्रिभुज की दो संलग्न भुजाओं को, यानी एक से जुड़ी हुई दूसरी भुजा, तो उनका जो परिणामी सदिश होगा वो त्रिभुज की तीसरी भुजा द्वारा विपरीत क्रम में प्रदर्शित होता है। जैसे अब इसका यहाँ पे ये स्क्रीनशॉट भी आप लिख सकते हैं, जो समझ रहे हैं वही तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे लिखना है, तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। और साथ में ये चित्र भी बना हुआ है, तो ये भी आपको बनाना है। ये आप देख सकते हैं, थोड़ा इसको भी समझ लीजिए। ये है ए वेक्टर और ये है बी वेक्टर, दोनों की दिशाएं अगर इनको जोड़ा जाए तो ये अगर ये त्रिभुज की दो भुजाएं बनाते हैं, पहला ए वेक्टर और इसी से संलग्न है बी वेक्टर। तो जब दो सदिश दिशा व परिमाण में त्रिभुज की दो संलग्न भुजाओं को प्रदर्शित कर रहे हैं तो इनका जो परिणामी सदिश है वो त्रिभुज की तीसरी भुजा, ये वाली जो है ये तीसरी भुजा है, इसके द्वारा विपरीत क्रम में प्रदर्शित होता है। तो आप स्क्रीनशॉट लेकर इसे अच्छे से कर सकते हैं। तो ये स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, ये है सदिश योग का त्रिभुज नियम। अब इसको समझने के लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे ये पानी है, टॉप एंगल से हम लोग देख रहे हैं, ऊपर से ये नाव है। तो अगर इस पर, इस नाव में यहाँ से पानी के द्वारा बल लगाया जाता है और एक बल ऊपर की ओर ऐसे लगता है इसी में, ये देखिए, तो इन दोनों को मिलाएंगे तो एक फोर्स ऐसा है और एक ऊपर की ओर है ऐसा, तो ये नाव कहाँ जाएगी, तो इसके परिणामी सदिश, यानी ऐसे अगर बोला जाए तो इस डायरेक्शन में जाएगी और इसकी डायरेक्शन इस हिसाब से बनेगी ये वाली, तो नाव चलेगी ऐसी। तो ये इसका व्यवहारिक रूप है, इसको भी आपको समझना जरूरी है। तो फिलहाल आपको याद करना है, तो आशा करता हूँ कि आप लोग इसको याद कर लिए होंगे। कैसे करना है, जब दो सदिश दिशा और परिमाण में, दिशा व परिमाण में त्रिभुज की दो भुजाओं को प्रदर्शित करते हैं, त्रिभुज की दो भुजाओं को प्रदर्शित करते हैं, तो इनका जो परिणामी सदिश होता है वो त्रिभुज की तीसरी भुजा द्वारा, कौन सी भुजा, तीसरी भुजा द्वारा विपरीत क्रम में प्रदर्शित होता है। तो ये आपको इस तरीके से याद कर लेना है। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं समांतर चतुर्भुज नियम। तो सदिश योग के समांतर चतुर्भुज नियम को समझाइए, ये है क्वेश्चन। तो इस तरीके से आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है कि सदिश योग के समांतर चतुर्भुज नियम को समझाइए। तो इसका आंसर भी उसी तरीके से है, बस इसमें त्रिभुज की जगह पर चतुर्भुज है। तो वही है, आप यहाँ पे चित्र से समझ सकते हैं कि जब दो सदिश, ये पहला सदिश है ये वाला और दूसरा सदिश ऊपर की ओर है, और जब त्रिभुज नियम हम लोगों ने समझा था तो उसमें चित्र थोड़ा डिफरेंट था, इसमें डिफरेंट होगा। दोनों में मैं अंतर बता देता हूँ। यहाँ पे जो इस डायरेक्शन में ए वेक्टर है और ऊपर की ओर बी वेक्टर है, तो दोनों के जो यहाँ पे कह सकते हैं कि दोनों का जो टेल है या पीछे का एरिया है ये आपस में मिल रहे हैं। जबकि सदिश योग के त्रिभुज नियम की यदि बात की जाए, जैसे इस चित्र की बात करें, तो सदिश योग के त्रिभुज नियम की बात की जाए तो ये दोनों के तीर, दोनों, जैसे इसका जो शीर्ष भाग था इसे हम बोलते हैं शीर्ष भाग, जो तीर का भाग होता है इसे बोलते हैं पीछे का भाग, इसे बोलते हैं शीर्ष भाग। तो ये जो शीर्ष भाग था और यहाँ पे शीर्ष भाग ये बनता था, तो पहले का जो शीर्ष है वो दूसरे के पिछले हिस्से से जुड़ता था, लेकिन यहाँ पे पहले का जो शीर्ष है और दूसरे का जो शीर्ष है वो अलग अलग है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि समांतर चतुर्भुज की दो भुजाएं हैं। तो अगर हम यहाँ पे लिखें कि यदि दो सदिश दिशा और परिमाण में समांतर चतुर्भुज की दो भुजाओं द्वारा प्रदर्शित हो तो उनका जो परिणामी सदिश होगा उन दोनों के कटान बिंदु से होकर जाने वाले विकर्ण के बराबर होगा। उन जो कटान बिंदु ये है, इसको यहाँ पे और इसको यहाँ पे, ये दोनों कहाँ पे कट हो रहे हैं, यहाँ पे।
तो इन दोनों का जो परिणामी सदिश होगा वो उन दोनों सदिश के कटान बिंदु से होकर जाएगा। बस इसी तरीके से याद करना है। तो फिर से देखिए, जब दो सदिश ए वेक्टर और बी वेक्टर दिशा व परिमाण में, ये क्या है, परिमाण है, ये क्या है, परिमाण है। तो जब दो सदिश दिशा व परिमाण में समांतर चतुर्भुज की दो भुजाओं को प्रदर्शित करें, ये देख रहे हैं आप, ये समांतर चतुर्भुज की दो भुजाएं हैं। तो जब दो सदिश दिशा व परिमाण में समांतर चतुर्भुज की दो भुजाओं को प्रदर्शित करते हैं तो उनका जो परिणामी सदिश होता है वो उन दोनों सदिशों के कटान बिंदु से होकर जाने वाले विकर्ण के बराबर होता है। यही आपको यहाँ पे दिया गया है। देख लीजिए, जब दो सदिश दिशा व परिमाण में, तो ये देखिए, ये हैं दो सदिश ए वेक्टर और बी वेक्टर, इनकी दिशा और परिमाण ये हैं, दिशा व परिमाण ये हैं। तो जब दो सदिश दिशा व परिमाण में समांतर चतुर्भुज की दो संलग्न भुजाओं को प्रदर्शित करें, तो ये देखिए, ये समांतर चतुर्भुज की भुजाएं हैं दो, तो इसको प्रदर्शित करें। ये कहीं भी त्रिभुज की भुजाएं नहीं हैं, ये किसकी भुजाएं, समांतर चतुर्भुज की। ध्यान रखना है, क्योंकि इनके कटान बिंदु यहाँ पे मिल रहे हैं। और त्रिभुज की भुजाएं कब मानेंगे, जब ये इस तरीके से मिलें, ये इसका तीर और इसका पुच्छ, लेकिन यहाँ पे ये अलग अलग हैं, इसका तीर यहाँ पे है इसका तीर, तो इसे हम कहेंगे समांतर चतुर्भुज की भुजाएं। तो प्रदर्शित करें तो उनका जो परिणामी सदिश होगा वो दिशा व परिमाण में उन दोनों बिंदुओं के कटान बिंदु से होकर जाने वाले, उन दोनों के कटान बिंदुओं से होकर जाने वाले विकर्ण के बराबर होगा। तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये भी आप आसानी से याद कर सकते हैं। ये भी आप इसका स्क्रीनशॉट इस तरीके से ले सकते हैं। तो आपको बताना है कि ये वीडियो आपको कैसा लगा और समझ में आया है कि नहीं। आप दोनों केस में मुझे बताइए, आया है तो भी बताइए और नहीं आया है तो भी बताइए। दोनों तरीके से आप मुझे बताएंगे ताकि मैं इसको और इम्प्रूव कर सकूं और समझाने में थोड़ा और डीपली जा सकता हूं। थोड़ा डीपली जाने से प्रॉब्लम ये होती है कि समझ से बाहर हो जाता है, और यदि आप ये थोड़ा सा ऊपर यदि समझ लेंगे तो फिर आप डीपली अपने आप ही जाने लगेंगे। थोड़ा ऊपर समझना पहले ज़रूरी है। तो आप मुझे बताइए फिर कैसा लगा ये वीडियो, और इस तरीके से मुझे समझाना चाहिए कि और अंदर जाना चाहिए इसमें। तो आप दोनों तरीके से मुझे बता सकते हैं, क्योंकि आपकी जो राय होगी वही मेरी राय होगी। आप जिस तरीके से पढ़ना चाहेंगे मैं उसी तरीके से यहाँ पे बता दूंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसके बाद मैं बता दूं कि मैं शाम को लाइव आने वाला हूँ, तो आप सभी लोग उसमें जुड़िए। मैं वहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपको बताऊँगा जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगी। तो आशा करता हूँ कि आप लाइव भी आएंगे और अपने नोट्स बना रहे होंगे, और नोट्स बनाते रहिए और मेहनत करते रहिए। तो कोई भी क्वेश्चन है आपका मुझे कमेंट में करके बताइए, तो मैं ज़रूर उसका आंसर दूंगा। तो मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ अध्याय 4 में ही। थैंक यू।